आज की कहानी है बड़ी बहू भाग 2। रोहिणी की शादी कराने की हर कोशिशें नाकाम हो रही थी और जो अब हुआ था उसके बाद रेखा तो ये जान चुकी थी कि उसके इस फैसले से रमन कहीं ना कहीं उससे नाराज़ हो चुका है और ये सब कुछ रोहिणी की वजह से हो रहा था। जो लड़का अपनी माँ की मर्जी के बिना घर से बाहर नहीं जाता था उसने आज उसकी माँ की मर्जी की शादी को ही खारिज करवा दिया था। रेखा का गुस्सा तो जैसे अब रोहिणी की जान ले लेने वाला था, क्योंकि रमन रोहिणी के साथ था। रेखा को अब रमन की रोहिणी के लिए चिंता देख उसे अब रमन की चिंता होने लगी थी कि रमन इस लड़की से शादी कर उसे यहाँ ना रख ले। इसलिए उसने सोचा कि अब तो कुछ ऐसा ही करेगी जिससे रोहिणी नाम का कचरा ही उसके घर में ना रहेगा। इधर रमन रोहिणी का हाथ पकड़कर उसे रोहिणी के कमरे में ले जाता है और उस पर नाराज़ होता है कि क्या सच में रोहिणी तुम इस बूढ़े आदमी से शादी करना चाहती थी। रोहिणी बस रोए जा रही थी। वो कैसे रमन को इस बात का जवाब देती कि वो कभी राजी भी नहीं थी इस शादी के लिए, पर रमन की माँ ने उसे डरा धमका के इस शादी के लिए हाँ कहलवाया था। पर ये बात तो रमन से कैसे बोले, क्योंकि रमन तो आखिर रेखा का ही बेटा था। वो अपनी माँ के खिलाफ कैसे कोई बात सुनता। इसलिए रोहिणी ने चुप रहना ही ठीक समझा। पर अब उसे डर लग रहा था कि अब रेखा उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि ये शादी तो टूट गई तो अब तो वो रोहिणी से बहुत नाराज़ होगी। ये सोच सोचकर अब रोहिणी का दिल और घबराने लगा। फिर रमन ने उसे कहा कि तुम ये सब दुल्हन के ड्रेस चेंज करके सादे कपड़े पहन लो और आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर वो रोहिणी के रूम से बाहर चला जाता है। जहाँ एक तरफ रोहिणी को रेखा के गुस्से का डर था, वहीं दूसरी तरफ रमन को अपने लिए चिंता करते देख वो बहुत खुश भी थी। पर क्या ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली थी? अगली सुबह क्या होने वाला था? सुबह जब रोहिणी की आंख खुली तो रमन उसके सिरहाने के पास बैठा हुआ। रमन को अपनी नज़रों के सामने देखकर रोहिणी मुस्कुराने लगी और वो सब कुछ भूल गई जो उसके साथ हुआ और जो होने वाला था। रमन भी अब कहीं न कहीं अपने एहसासों से रोहिणी से बंध रहा था। रमन ने रोहिणी को उठने के लिए कहा और उससे कहा कि वो नाश्ता लेकर आया है और उसने टेबल पर रख दिया है। वो फ्रेश होकर उसे खा लेगी और वो कंपनी के काम से शहर जा रहा है, शाम तक वापस आएगा। रोहिणी रमन के बाहर जाने की बात सुनकर रोने लगी और रमन का हाथ पकड़ लिया कि आप प्लीज़ कहीं मत जाइए, रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, आपकी माँ। फिर रोहिणी चुप हो गई तो रमन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैंने माँ से बात कर ली है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो तो यही चाहती थी कि तुम ये शादी ना करो, पर तुम्हारी ही मर्जी थी इस शादी के लिए, बल्कि माँ तो बहुत खुश होगी। रोहिणी समझ गई थी कि रेखा ने रमन को अपनी अच्छाइयों में इतना डुबा रखा है कि वो रोहिणी की किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला। इसलिए फिर रोहिणी ने भी रमन को जाने दिया कि शायद रमन ही ठीक कर रहे हो, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। पर क्या रोहिणी सही थी या फिर रमन गलत था जो वो अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच रहा था? रेखा की लाख कोशिशों के बाद भी रोहिणी की शादी नहीं करवा पाती है। ऊपर से अब रोहिणी के साथ उसका बड़ा बेटा रमन साथ दे रहा था, जिससे वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। अब तो वो बस रमन के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी और ऐसा हुआ भी। रमन को अगली ही सुबह घर से बाहर नहीं बल्कि शहर से भी बाहर जाना पड़ा। पर रमन इस बात से अनजान था कि उसकी माँ रोहिणी के जख्म में मरहम नहीं बल्कि नमक और मिर्च लगाएगी। एक पल को रोहिणी ने भी रमन की बात का भरोसा कर लिया कि शायद अब रमन की माँ उसे अब ना मारे पीटे या शादी टूट जाने की बात पर नाराज़ ना हो। लेकिन जैसे ही रमन घर से बाहर गया उसके कुछ समय बाद ही रेखा रोहिणी के कमरे में आती है। यहाँ पर रोहिणी रमन द्वारा लाए गए नाश्ते को खाने ही वाली थी कि रेखा उसकी पूरी प्लेट ही छीनकर नीचे फेंक देती है और रोहिणी के बालों को खींचते हुए बाहर हॉल तक ले आती है। रोहिणी बार बार रेखा से माफ़ी की भीख मांगती है, पर रेखा को तो कानों में जू तक नहीं रेंगती। रोहिणी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसकी दादी, रमन का छोटा भाई और बहन बाहर आ जाते हैं। पर रेखा का गुस्सा आज इतने उफान में था कि उसे दादी का भी डर ना था। वो तो बस रोहिणी को चप्पल से, डंडे से बालों को खींच खींच कर मारे जा रही थी और ये तमाशा रमन के छोटे भाई बहन बड़े शौक से देख रहे थे।
पर दादी बार बार रोहिणी को रेखा से बचाने की कोशिश कर रही थी। पर रेखा का गुस्सा इतना तेज था कि इसके आगे दादी भी अब कमज़ोर पड़ चुकी थी। अब रेखा मारते मारते थक गई तो उसने रोहिणी का हाथ पकड़ा और घसीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और ये कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब कभी लौटकर इस घर की तरफ मत आना, वरना जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। और शांति से जाकर बिस्तर पर लेट गई। तो रोहिणी का क्या, वो बेचारी किसके पास जाए। वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं थी और उसका गांव यहाँ से बहुत दूर था और ना तो उसे गांव से वापस लौट जाने का रास्ता ही पता था और ना ही उसके पास जाने का किराया। वो डरी सहमी सी वहीं दरवाजे के पीछे पेड़ों की झाड़ में छिपकर बैठ गई कि शायद रेखा उस पर तरस खाकर अंदर बुला ले। वक्त बीत रहा था पर ना तो इस घर का दरवाज़ा खुला और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि रोहिणी बाहर है भी या नहीं। शाम ढलने लगी थी और इधर रेखा खुशी के मारे नए नए पकवान बना रही थी कि उसका बेटा रमन भी लौटने वाला था शहर से। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी रोहिणी जो अब घर से जा चुकी थी। रेखा की छोटी बेटी ने कहा, माँ आप तो बहुत ही खुश दिख रहे हो आज। रेखा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, उस मनहूस को जो बाहर निकाल फेंका है मैंने। फिर रेखा की बेटी ने पूछा, पर माँ भैया से क्या कहेंगे कि आखिर वो चुड़ैल गई कहाँ। तब रेखा ने कहा, अरे तेरे भाई को क्या पड़ी है उसकी, वो मरे या जिए। और बात रही शादी रुकवाने की, तो तू अपने भाई के नेचर को अच्छे से जानती है। वो एक कुत्ता भी पालता है तो उसे भी बहुत प्यार और उसका ध्यान रखता है। तो बस इसके लिए भी हमदर्दी ही थी, बाकी मेरे बेटे को इस लड़की से कोई मतलब नहीं। ज़्यादा हुआ तो हम कह देंगे कि शादी टूटने के गम में घर से भाग गई है। हमने रोकने की कोशिश तो की, उल्टा हमें ही मारने लगी। और ये तो हमारे घर की नौकरानी बनने के काबिल तक नहीं। मेरे बेटे का रुतबा देखा है ना। हम तो उसके लिए कोई राजकुमारी ढूंढ कर लाएंगे जो बहुत सारा पैसा भी अपने साथ लेकर आएगी। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। क्या सच में जैसा रेखा सोच रही थी वैसा ही होने वाला था? क्या यह सिर्फ रमन की हमदर्दी थी रोहिणी के लिए, या रेखा जिसे हमदर्दी समझ रही थी वो रमन के मन में पल रहा प्यार था रोहिणी के लिए, या भगवान ने रोहिणी और रमन की ज़िंदगी में कुछ और ही सोच रखा था? रेखा ने रमन के घर से बाहर कदम रखते ही रोहिणी पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। घर से निकालकर रेखा सोच रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी से सारी चिंता दूर हो गई। पर क्या ये सच था? आइए जानते हैं। रात होते ही रमन भी अपने शहर से वापस लौट आया। उसने जैसे ही अपने घर के सामने गाड़ी रोकी वैसे ही उसकी कार की लाइट रोहिणी पर पड़ी। वो अचानक से लाइट देखकर घबरा गई, जिससे पेड़ों के बीच थोड़ी हलचल हुई, जिसे देखकर रमन का ध्यान उन पेड़ों की तरफ गया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर वो जैसे ही कार से उतरा उसे सिसकने की आवाज़ आई। वो जैसे ही वहां जाकर देखा तो उसे वहां पर रोती हुई, जख्मों से भरी हुई रोहिणी मिली, जो उसे एकदम से देखकर डर गई थी। रमन को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये रोहिणी है। उसने जैसे ही बोला, रोहिणी तुम यहाँ कैसे? रमन की आवाज़ सुनते ही रोहिणी से झट ही उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो बस डर और दर्द से कांप रही थी, जबकि रमन उससे बार बार ये पूछे जा रहा था कि आखिर ये हालत हुई कैसे। फिर रमन ने उसे अंदर चलने के लिए कहा तो रोहिणी एकदम से घबराकर उन्हीं पेड़ों के पीछे छिपकर बैठ गई। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहिणी अंदर क्यों नहीं जाना चाहती थी और रोहिणी भी उसे कुछ बता नहीं रही थी। तब रमन ने रोहिणी के हाथ में बहुत ही प्यार से हाथ रखते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही जैसे रोहिणी में फिर से कहीं से हिम्मत आ गई और वो उठ खड़ी हुई। फिर उसने जैसे ही एक कदम बढ़ाया वो वहीं गिर गई, क्योंकि रेखा ने उसके पैरों पर डंडे जो बरसाए थे वो अब भी खून से सने हुए थे, जिससे रोहिणी चलना तो दूर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रमन को ये देखकर उसके आंखों से आंसू आ गए और उसने भी झट से रोहिणी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर ले जाने लगा। अपने लिए इतनी परवाह देख रोहिणी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस एकटक रमन को देखे जा रही थी। रमन की इस हरकत ने जैसे रोहिणी का सारा दर्द ही खत्म कर दिया हो। पर बाहर क्या हो रहा है, इन सब से अनजान रेखा तो अपनी खुशियों में ही खोई हुई थी। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी वो सबसे पहले दरवाज़ा खोलने गई, क्योंकि उसके पता था कि ये रमन ही होगा।
क्योंकि उसने रमन के कार की हॉर्न की आवाज़ सुनी थी। पर जैसे ही रेखा ने दरवाज़ा खोला, वो बस आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गई। पल भर में उसकी खुशियाँ चकनाचूर हो गई। पहले तो दरवाज़ा पर रोहिणी थी, ऊपर से वो रमन के साथ थी और उसके भी ऊपर रमन की गोद में थी। रेखा को पल भर ऐसा लगा कि उसने जैसे दिन में ही तारे देख लिए हों। वो कुछ कहती रमन से कि रमन ने तुरंत ही अपनी माँ से गर्म पानी लाने को कहा और भागते हुए रोहिणी को सोफे में ले जाकर बैठा दिया। रेखा को गुस्से से लाल होता देख रोहिणी और भी ज़्यादा डर गई, पर रोहिणी से ज़्यादा अब रेखा डरी हुई थी कि कहीं रोहिणी अपनी इस हालत की वजह रमन से ना बता दे। रेखा ने कहा, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। तभी रेखा अपनी चालाकी से कहती है, हे राम, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये कैसे हुआ रोहिणी बेटा? और तुम कहाँ चली गई थी बेटा? सुबह से हम सब परेशान हैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। ऐसे भी भला कोई नाराज़ होकर घर छोड़कर जाता है? कोई बात नहीं, एक ही शादी टूटी है, हम तुम्हारी कहीं अच्छे घर में शादी करेंगे। तो रमन ने कहा कि ये बात है, पर इसके शरीर में यह घाव कैसे? जब रोहिणी कुछ बोले कि पहले ही रेखा ने कहा, अब ये ठहरी लड़की, और जब एक लड़की की शादी टूट जाती है तो समाज में बहुत ताने और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। बस इसी डर से इसने अपने आप को मारा और जब मैं बचाने गई तो मुझे भी धक्का दे दिया और घर से भाग गई। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, आसपास बहुत ढूंढा पर ये कहीं नहीं मिली। मेरी तो जान ही सूखी जा रही थी। अपनी बिटिया का ख्याल कर। रोहिणी एक टक रेखा को बस घूरती रही और रेखा ने भी ऐसे तेवर दिए रोहिणी को कि अगर उसने सच कहा तो वो उसकी जान ले लेगी। पर रोहिणी अब रेखा के डर से कम रमन की परवाह को खोने से ज़्यादा डर रही थी। उसे लगा कि अगर उसने रमन से उसकी माँ का सच बता दिया तो रमन भी उससे नाराज़ हो जाएगा और वो कभी उसी बात पर भरोसा भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो रमन की माँ ने मेरे साथ किया वो तो साफ साफ समझने वाला समझ सकता है, पर रमन की माँ ने सच को ऐसे घुमा दिया। ये सब मेरा ही किया धरा लग रहा है रमन को, फिर वो मेरी किस बात पर यकीन करेंगे, इसलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है। फिर रमन ने उसके घाव पर दवाई पट्टी की और रोहिणी को गोद में उठाकर उसके कमरे तक छोड़ दिया और उसके लिए खाना भी पहुंचा दिया और दवाई भी दे दी और कहा कि अब तुम बाकी सब सोचना बंद करो और आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊँगा। और एक प्यारी सी स्माइल देकर चला गया। रोहिणी बस रमन को जाते हुए देखती रही। उसे ये एहसास हो चुका था कि रमन से मन ही मन मोहब्बत करने लगी है। इधर रमन और रोहिणी की नज़दीकियों ने रेखा का बना बनाया खेल सब बर्बाद कर दिया था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वो रात में जाकर रोहिणी का गला ही दबा दे। जो खाना रेखा ने बहुत ही खुशी से अपने और अपने परिवार के लिए बनाया था वो तो अब रोहिणी खा रही थी और भूखी बैठी हूँ मैं। और ऐसा होना ही था क्योंकि रेखा ने कर्म ही ऐसे किए थे। वो रोहिणी को रात भर दर्द और भूख से मारना चाहती थी, पर भगवान ने उल्टा उसे ही दर्द और भूखा रख दिया। पर रेखा इन सब से एक बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि जब तक ये रोहिणी और रमन की हमदर्दी का शिकार रहेगी वो इस घर से नहीं जा पाएगी। इसलिए अगर मुझे इस रोहिणी को घर से निकालना है तो इसे सबसे पहले रमन की नज़र में गिराना होगा। अब देखते हैं रेखा अपना अगला कदम क्या उठाएगी। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।